Hey guys, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अक्षय कुमार शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। और ये लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1 वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स में और कितने टाइप्स होते हैं तो समझते हैं, ठीक है गाइज। चलो तो इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फोर्स के कितने टाइप होते हैं। ये हो गया फोर्स। फोर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक हो जाता है तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स और एक हो जाता है तुम्हारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट लिखते हैं फोर्स, तो तुम लोग ऊपर देखिएगा, क्लियर है गाइस ना। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्चुअल कांटेक्ट होता है, फिजिकली टच होता है। जैसे कि हम कॉपी को हम फिजिकली छू रहे हैं ना, टच कर रहे हैं ना, तो जिसमें फिजिकली टच होगा तो वो हो गया तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स। जिसमें फिजिकली टच नहीं रहेगा, वो कुछ डिस्टेंस लगेगा, तो वो हो गया तुम्हारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। बड़ी सिंपल सा बात है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी बाय द एक्चुअल कॉन्टैक्ट, एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। हम यहाँ पे इसको बस खाली समझने के लिए लिख रहे हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट रहेगा इसमें, ठीक है। बहुत लोग हंस रहे होंगे कि फिजिकल कांटेक्ट बोल दिया सर, नहीं वैसा ना कुछ समझना। ये हो गया तुम्हारा फिजिकल कांटेक्ट, ठीक। और दूसरा वाला में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रहेगा एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो कांटेक्ट का बात बोलेंगे तो इसमें क्या हो गया, फिर से हंसी आ रहा है कि फिजिकल कांटेक्ट, और नॉन कांटेक्ट फोर्स में बोलेंगे कि एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक। सो अगर कोई सा भी फोर्स डायरेक्टली फिजिकली कांटेक्ट पे है, फिजिकली कांटेक्ट पे लग रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, ये बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। एबीसीडी और भी होते हैं, लेकिन वो हम लोग पढ़ने का जरूरत नहीं है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स भाई, लेकिन ये 3 ही टाइप के होते हैं, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट फोर्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। देन नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स, देन उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, ये हम लोग स्टैंडर्ड 11-12 में बहुत यूज करें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, 10 में भी हम लोग यूज करेंगे इसका। देन उसके बाद है तुम्हारा फोर्स बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग STRNG, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा होता है, ठीक है। और फोर्स बाय स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का मतलब क्या होता है सर, तो स्प्रिंग का मतलब वो जो हम लोग पेन में ये नहीं लगाते, इस टाइप वाला क्या बोलते हैं वो, टिप टॉप पेन में जो हम लोग दबाते हैं, तो जब खोलते हैं टिप टॉप पेन को, खोल कर हम लोग खुद इंजीनियर बनने जाते हैं, तो वहां देखते हैं तो स्प्रिंग लगा रहता है, वही स्प्रिंग का बात यहाँ हो रहा है, क्लियर है। छोटा सा डायग्राम यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बना देते तो शायद तुम लोग समझ जाना। रेसिस्टेंस नहीं है ना, याद रखना। लास्ट वाला है तुम्हारा फोर्स ड्यू टू कोलिजन, ठीक। ये सारा ही फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस, और इसके बारे में डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में अगर हम लोग बात करें तो आता है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। आसान सा है कि ये बहुत डिस्टेंस से लगता है। मैग्नेटिक फोर्स जो है हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग को जरूरत नहीं है कि हम उसको हटाएं। हम चुंबक यहाँ पे पेन को रख देते हैं, मान लो पेन लोहा का, यहाँ चुंबक ला के रखे ना, तो भी मेरा पेन हिलने लगता है। अगर हम और सामने लेके आए तो अपने आप आके चिपक जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम लोग चलेंगे तो होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यही तो था भाई न्यूटन बाबा का सबसे बड़ा खोज, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो यही ना डिटरमाइन किया था, ग्रेविटेशन फोर्स लाई करता है यूनिवर्स में। वो एप्पल जो नीचे आसमान से गिरा, वो नीचे ही क्यों गिरा। जैसे ये पेन को हम लोग रख दिए, तो पेन क्या अपने आप इधर जा रहा है या अपने आप इधर जा रहा है, नहीं ना जा रहा है। लेकिन अगर पेन को थोड़ा सा हाइट अगर दे देते तो ये नीचे ही गिरता है। तो क्यों गिरता है भाई, नीचे ही क्यों गिरता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग ये बचपन में ही हम लोग जानते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो क्या होता है, याद है बचपन में हम लोग एक पेंसिल बोल रहे हैं, पेपर का वो तोड़ फोड़ के एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर देते थे, फिर स्केल से रगड़ के सर के पास, बाल के पास स्केल को रगड़ के लेके आते थे, और जब टच कराते थे तो पेपर सब उड़ जाता था। तो हम लोग बोलते देखो ये मेरा मैजिक है, याद आ रहा। तो वो जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, क्लियर है। तो चलो सबसे पहले डील करते हैं हम लोग
फोर्स के बारे में। व्हाट इज फोर्स? फोर्स होता है क्या? द फोर्स इज अ फिजिकल कॉज, फोर्स इज अ फिजिकल कॉज which change or tends to change the shape and size of the body। क्लियर है? फोर्स क्या है? ये एक फिजिकल कॉज है जो कि चेंज करता है या टेंड्स टू चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। ये पेन है, पेन छोड़ो, कहाँ गया ये तार? कहाँ है भाई तार? इसको बुलाओ इधर से। ये तार है। अब ये तार को भी देखो, ये तार एकदम सीधा सीधी है। अब हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे थे, जब हम दोनों तरफ से फोर्स लगा या एक ही साइड से फोर्स लगा रहे थे, तार का अपना शेप चेंज हो रहा। तो ये क्या होता है? ये फिजिकली हम इसको क्या कर रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसका जो शेप और साइज है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ये ले लेते हैं, रिजिड बॉडी ले लेते हैं, अब इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये चेंज नहीं हो रहा है। एक्चुअली हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इतना फोर्स नहीं है जिसके कारण इसका साइज और शेप चेंज होगा। लेकिन अगर हम इसका जो ये इसको उतना फोर्स लगाए जिससे ये चेंज हो जाए, तो मतलब ये टूट जाएगा बेसिकली। ये तो इलास्टिक बॉडी था, इसीलिए पूरा पूरी टर्न ऑन हो जा रहा था, हम लोग को मजा आ रहा है देखने से। सो बेसिकली फोर्स होता है क्या? फोर्स हम लोग को यही डिटरमाइन करता है कि ये एक फिजिकल कॉज है जिसके कारण जो बॉडी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज और शेप ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी। क्लियर है? क्लियर है? नाउ अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट वाला फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर में। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसको बोलते हैं? सो फ्रिक्शनल फोर्स होता है तुम्हारा, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए एक तो डायग्राम देखो। जैसे मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर में हम एक तो बुक रख देते हैं, ठीक है? ये बुक को रख दिया और ये बुक का एक मोशन दे दिया उस तरफ का। ये फोर्स इस पे लगा रहा है कि बॉडी मेरा बुक जो है वो उस तरफ भागे। किस तरफ? ये डायरेक्शन में बुक जाए। फोर्स ऐसे धक्का मार दिया, जैसे इसको धक्का दे दिया तो आगे की ओर जा रहा है। तो जब हम इसको आगे की ओर पुश किए तो ये जो सरफेस है ना जिसके ऊपर मेरा बुक रखाया हुआ है, ये सरफेस चाहेगा कि बुक वो डायरेक्शन में ना जाए, ये रुक जाए, बुक रुक जाए। तो इसीलिए हम लोग इसीलिए सरफेस क्या करता है ना कि ये अपोजिट फोर्स मारता है। अगर इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ में तो एक अपोजिट फोर्स लगाता है सरफेस, और वो जो फोर्स रहता है उस फोर्स से क्या होता है, बुक जो है थोड़ा दूर जाके रुक जाता है। जैसे कि अभी तुम यही एग्जांपल ले देखो कि बुक कॉपी है, इसको हम ऐसे पुश कर रहे हैं, तो जब हम पुश किए थे क्या हुआ? कुछ दूर जाके रुक गया ना। तो ये क्या डिटरमाइन कर रहा है? अगर हमको एक्चुअल में ये नहीं रुकना चाहिए, ये तो चलते जाना चाहिए, क्योंकि हम तो इसको रोकने का कोई फोर्स नहीं लगाए, तो रुकता क्यों है? लेकिन ये जो यहाँ पे जो सरफेस जो हम लोग देख रहे हैं, ये सरफेस ये क्या करता है? ये एक तो फोर्स लगाता है उल्टा डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन में उसका मोशन है उसका उल्टा डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? सो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, एंड अपोजिंग फोर्स acting in the opposite direction of motion of the body due to actual contact of the body with the surface of the body with surface। अब इसका डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा और अच्छा से समझे तो क्या है कि जब बॉडी जो है ये कांटेक्ट पे है, किसके साथ में? सरफेस का कांटेक्ट पे है, तो ये जो इसका जो मोशन फोर्स, ये फोर्स लगा रहे तो उसके कारण बॉडी का मोशन किस तरफ हो गया? ये डायरेक्शन में। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है जो इसका मोशन को अपोज कर रहा है। अपोज, ठीक है? अपोज या अपोजिंग हम यहाँ पे लिख दिया, अपोजिंग वर्ड सच है कि अपोज फोर्स एंड अपोज फोर्स, ठीक है? अपोज फोर्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रोकने वाला फोर्स, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन फोर्स, या ठीक है अपोजिंग फोर्स चलेगा। एन अपोजिंग फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी विद द सरफेस। ये सरफेस के साथ में जब बॉडी कॉन्टैक्ट में रहता है तो एक अपोजिंग फोर्स लगता है बॉडी पे, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
क्लियर है गाइस। इसीलिए अगर तुम्हें गौर करना है कि अगर सुबह सुबह घर पोछा रहा होगा या सरफ पानी अगर हम लोग घर पे गिरा हुआ है तो उस केस में अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग एकदम फ्रिक्शनलेस फील करते हैं, हम लोग गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। लेकिन वही घर एकदम सूखा हुआ है उसमें चलते हैं तो हम लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लोग बॉडी को जो है टाइल्स पर अगर हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग और ज्यादा स्मूथ चले, जबकि हम लोग रुखड़ जगह पे चलते हैं या फिर ये जो अपना जमीन पे चलते हैं तो उस पर क्या देखते हैं कि वहां पे वैसा फील नहीं आता। हमको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा हार्ड जगह पे चल रहे हैं जहां पे मेरे को ज्यादा ताकत लगाना पड़े, लेकिन टाइल्स पे चलते हैं तो वहां पे स्मूथनेस बढ़ जाता है। इसीलिए समझ में आ रहा है ना गाइस क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो वो बेसिकली होता है क्या है, फ्रिक्शन का पूरी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। इसीलिए अगर हम लोग बर्फ पे चलते हैं तो बर्फ पे हम लोग चल नहीं पाते, हम लोग स्लिप होते हैं। क्लियर है, क्योंकि वहां कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। सेकंड है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये क्या है, मान लो कि ये बॉडी है, ये सरफेस है, ये सरफेस पे हम एक तो बॉडी को ऐसे रख दिए, तो ये जो बॉडी को जब हम इसके ऊपर में ऐसे करके रख दिए तो ये जो बॉडी है ये सरफेस पे अपना एक तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो डाउनवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस है। ठीक है, अगर डाउनवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेट, क्योंकि इस केस में जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है वहां पे एक के जगह पे हम लोग ए का वैल्यू हम लोग जी लेते हैं। जी क्यों, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग उसको लेते हैं। अगर मान लो जैसे पेनी का बात कर रहे हैं तो ये पेन को हम अपना हाथ पे रखे हैं, ठीक है, बहुत लोग मेरा हाथ का लकीर देख रहा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बताना है कि क्या कुछ है, अच्छा लाइन है तो बताना मेरे को। तो ये पेन को अगर हम लोग अपना हाथ में ऐसे करके रख लिए, ठीक है, अब ये हाथ पे जैसे हम लोग रख लिए तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि ये पेन जो है ये प्रॉपरली मेरा हाथ पे ऐसे करके टिका हुआ है। अगर ये पेन की जगह पे मेरे पहाड़ रख ले, इनकेस आई एम नॉट अ हनुमान जी, ठीक, तो अब क्या होगा, मेरा हाथ ऐसे नीचे की गिर जाएगा और हम वो पेन को अपना हाथ से छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पेन हैवी है, अगर हम ये अपना जितना वेट दे रहा उतने ही वेट हम अपना हाथ में उठाने की कोशिश करेंगे तो उठा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो वो वेट जितना मेरा हाथ नहीं उठा सकता उससे ज्यादा वेट करेगा तो फिर मेरा हाथ क्या होगा, ऑफकोर्स नीचे चल जाएगा। तो जितना ये पेन अपना वेट दे रहा उतना ही मेरा हाथ वेट दे रहा ना, तब ना ये स्टैंड बाई मोड पे है। क्लियर और बात समझ में आ रहा है कि जितना ये पेन का वेट है उतना वेट अगर हम उठा पा रहे या उतना वेट अगर मेरा हाथ दे रहा है तभी जाके ये कहते ये यहाँ पे एकदम स्टेशनरी खड़ा है। अगर इसका पेन का वेट ज्यादा होगा जितना मेरा हाथ नहीं उठा पा रहा है तो उस केस में क्या होगा कि हमको ऑफकोर्स ये पेन को नीचे रखना होगा या फिर इसको हाथ हटाना होगा वहां से। क्लियर है। तो जो वेट या जो फोर्स बॉडी ऊपर की ओर लगाता है, मतलब सरफेस जो है बॉडी पे लगाता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। उसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझ में आ गया। द फोर्स विच इज एक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, इज द फोर्स विच इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। परपेंडिकुलर बोलते तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है, तो वैसा थोड़ी ना, परपेंडिकुलर नहीं, जस्ट ये अगर ये ऐसे फोर्स लग रहा है वेट ऑफ द बॉडी इस तरफ में तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जस्ट उसके अपोजिट, और दोनों स्ट्रेट लाइन सेम लाइन पे होता है। हम इसको अलग अलग इसलिए करके लिखे ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि ये वेट ऑफ द बॉडी, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो बॉडी के हमेशा अपोजिट, बॉडी का जो वेट जिस डायरेक्शन पे लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। और अगर ये सरफेस इसको होल्ड कर पा रहा अपना जगह पे तो उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी रहेगा। ठीक है, दैट इज m इंटू जी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। क्लियर है गाइस। अब इसको एक और एग्जांपल से समझाते हैं, सट से समझ में आ जाएगा। सोचो कि हम लोग बालू पे खड़े, तो बालू पे खड़े होते तो क्या हो जाता है, हम लोग थोड़ा सा धस जाते हैं, फिर उसके बाद आराम से खड़ा हो पाते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बालू जो है
वो उतना वेट नहीं लगा पा रहा, बालू का जो सरफेस है तो ऊपर वाला सरफेस उतना वेट नहीं लगा पा रहा जितना मैं हमको होल्ड कर पाए, मतलब वो उतना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं दे पा रहा जितना मेरा एक्चुअल में वेट है, इसलिए हम थोड़ा धस जाते हैं। लेकिन वही अगर हम अपना फ्लोर पे जाके खड़ा हो जाए तो फ्लोर पे में क्या धस जाता है? नहीं ना, फ्लोर तो नहीं धसता। इसका मतलब क्या चलता है कि जितना मेरा वेट ऑफ द बॉडी है उतना मेरा फ्लोर उतना वेट लगा दे रहा है, तो उतना फोर्स वो लगा दे रहा है, मतलब उतना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा दे रहा है, इसीलिए हम आराम से प्रॉपर्ली स्टैंड बाई होते हैं या खड़े हो जाते हैं हम लोग अपना फ्लोर पे। क्लियर है गाइस? समझ में आया ना? चलते हैं थर्ड वाले पे, जो कि तुम्हारा फोर्स बाय स्ट्रिंग। फोर्स बाय स्ट्रिंग के ऊपर में अगर जाएंगे तो ये क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब धागा, ठीक है। सोचो कि ये एक तो पुली ले लिया हम लोग, पुली मतलब वो कुआं वाला जो नहीं था वो वाला पुली ले लिए। इस तरफ में हम लोग रख दिए बाल्टी और इस तरफ में हम अपने आप को खड़ा कर देते हैं और ये रस्सी को हम पकड़ लिए हैं, ठीक है। इसको बुझो, रस्सी को हम पकड़ लिया और उसको खींच रहे। अब ये हम लोग को क्या पता चल रहा कि ये जो बाल्टी है अपना वेट किस तरफ लगाया? नीचे की ओर m/g। अब ये बाल्टी को उठाने के लिए हम लोग क्या किए? रस्सी लगाए। तो ये जो बाल्टी है, ये बाल्टी का फोर्स नीचे क्यों लग रहा है? तो रस्सी भी तो चाह रहा है ना कि इसको ऊपर अपने तरफ खींचे, तो ये अपना फोर्स जो है ये अपने आप को ऊपर क्यों लगा रहा है? तो यही जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स बाय स्ट्रिंग, जिसको हम लोग टेंशन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तुम लोग ये चीज को बड़ी अच्छा से ऑब्जर्व किया कि जब बचपन में बच्चा लोगों को हम लोग दोनों हाथ से पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं, तो तुम लोग गौर करना कि जैसे तुम बच्चा को पकड़ के जब घुमाता होगा या घुमाती होगी, तो उस केस में क्या देखते हैं कि हम लोग अपना हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं ताकि उन लोग के साथ में तगड़ा से मतलब मजबूत से उसको पकड़ सके। जब हम लोग हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं तो वो बच्चा लोग तो अपने आप को, जब बच्चा झूल रहा है या जब बच्चा घूम रहा है तो वो अपना बॉडी को बाहर की ओर धक्का मारता होगा कि हम गिरे गिरे गिरे, है ना, मतलब हम हवा में झूले। और हम लोग क्या करते हैं उसको, वो ताकि वो बाहर ना गिर जाए इसके लिए हम लोग उसको अपने तरफ खींचते हैं। तो हम लोग अपने तरफ खींचते हैं तो हम लोग का जो हाथ है ना, उस केस में बिल्कुल ये स्ट्रिंग का जैसा काम करता है। हम लोग के ऊपर हम लोग जो फोर्स लगाते हैं वो हम लोग अपने तरफ लगाते हैं, हम लोग का बॉडी के तरफ में लगाते हैं, तब लोग बच्चा हवा में रहता है। या फिर अगर हम लोग उसके तरफ में छोड़ देंगे तो बच्चा क्या होता है? गिर जाता है कहीं ना कहीं। तो क्लियर और बात समझ में आ रहा है कि टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन फोर्स क्या होता है कि अगर वो वेट ऑफ द बॉडी इस तरफ में है तो हमने उसका ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा। अगर मान लो एक रस्सी ले लिए, ये रस्सी को अगर हम इधर से अगर खींचे, ये ला पोजिशन से अगर हम इस तरफ में खींचेंगे, ये रिजिड बॉडी है, रिजिड सपोर्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो रिजिड अगर हम इधर से खींचेंगे तो मेरा खींचने का फोर्स अगर इधर है तो ये जो रस्सी है ये चाहेगा कि हम उधर ना खींचा, और इसका ऊपर में जो फोर्स रहेगा वो इस तरफ में टेंशन फोर्स लगेगा। क्लियर है? यही है तुम्हारा फोर्स बाय स्ट्रिंग। फोर्थ में चलते गाइस, वो है तुम्हारा फोर्स बाय स्प्रिंग। इसमें हम लोग जानेंगे रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट। देखो, एक तो हम लोग ये ले लेते हैं, एक नॉर्मल स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक। ये नॉर्मल स्प्रिंग है मेरा, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, यहाँ पे लिख ही देते हैं नॉर्मल पोजीशन। अब हम क्या किए कि ये एक तो रिजिड बॉडी लिए, यही सेम स्ट्रिंग को हम क्या किए, थोड़ा सा खींच दिए, इस तरफ फोर्स लगा के इसको खींच दिए। तो जब ये मेरा स्प्रिंग जो है ये इस तरफ ज्यादा खिंचा के स्ट्रेच हुआ है तो उस केस में इसके अंदर में एक तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा और वो अंदर की ओर बनेगा। क्लियर है? और वैसे ही अगर हम लोग दूसरा केस में ले लिए कि ये स्प्रिंग को जो है हम लोग थोड़ा छोटा कर दिए, मतलब इसको दबा के कंप्रेस करके अंदर कर दिए, तो इस केस में जब हम लोग फोर्स ऐसे करके लगा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की ओर बनेगा। क्लियर है गाइस? समझ में आया? यही है तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट। नाउ गाइस, फोर्स ऑफ कोलिजन जो है उसको मैं एकदम लास्ट में तुम लोग समझाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। अब बाकी अभी जो छोटा मोटा जो गाइस पढ़ते हैं अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर में। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली होता है कैसा है? बेसिकली 3 टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, अगर हम लोग प्रीवियसली वीडियो का स्टार्टिंग में भी देखेंगे तो। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो चलो डिस्क्राइब करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगर ऊपर में अगर हम लोग डील करेंगे तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है तुम्हारा
देखो, हर एक स्मॉल पार्टिकल जो होता है, जितना भी छोटा पार्टिकल है, वो दूसरा पार्टिकल को अपने तरफ में खींचने की कोशिश करेगा। ठीक, चाहे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले, देखो यहाँ पे एक मान लो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल, एक तो बहुत ही बड़ा पार्टिकल लेंगे, तो ये छोटा पार्टिकल क्या करेगा, ये बड़ा पार्टिकल को अपने तरफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। वैसे ये छोटा पार्टिकल जो है, ये बड़ा पार्टिकल को खींच रहा है, तो बड़ा पार्टिकल छोटा पार्टिकल को अपने तरफ में खींच रहा है। तो जो नेट काउंटर फोर्स जो होता है वो एक दूसरे से ये हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। बट क्योंकि ये जो बड़ा पार्टिकल ये ज्यादा बड़ा फोर्स लगाएगा और ये जो छोटा पार्टिकल है बहुत ही छोटा फोर्स लगाएगा, इसीलिए जो छोटा पार्टिकल ये बड़ा पार्टिकल के इधर उधर रिवॉल्व करेगा या उसके अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो मेरे को भी जितना भी यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसे ये कॉपी हो गया, ये बुक हो गया, ये पेन हो गया, कुछ भी, ये हर एक पार्टिकल मेरे को भी अट्रैक्ट कर रहा है और हम भी ये सारा पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बिटवीन ड्यू टू द मासेज ऑफ एनी टू बॉडी, इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स शॉर्ट में। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम ले ले सन को, तो सन के सामने में कौन रिवॉल्व करता है, हम लोग का अर्थ रिवॉल्व करता है। वैसे ही हम लोग का अगर अर्थ को ले लिया जाए कि जो कि अर्थ क्यों रिवॉल्व करता है, क्योंकि अर्थ का जो मास है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू सन, इसीलिए अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है सन का। अगर हम लोग अर्थ को देखें तो अर्थ के सामने सबसे छोटा मास वाला ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो मून है। तो वो मून उसके सामने में घूमता है, क्योंकि अर्थ हैवी मास है एज कम्पेयर टू मून, तो इसीलिए मून जो है अर्थ का राउंड लगाता है। वैसे अगर मान लो कि अगर हम लोग इनकेस मून के बाहर निकल जाए या मून के बाहर में कोई पत्थर उत्थर होगा, तो वो मून का राउंड मारता होगा। क्यों? क्योंकि वो मून से छोटा है कंपेयर टू मास में। क्लियर है? तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस लग रहा है ना, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट उसके बाद का जो दो फोर्सेस है ना गाइस, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स। ये इसमें दो टाइप का फोर्सेस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर बात करेंगे तो इसमें भी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक में भी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द लाइक एंड अनलाइक चार्जेस के ऊपर में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि अगर बात करें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगता है ड्यू टू द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल के कारण जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है? क्लियर है? क्लियर गाइस? कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होता है क्या है, या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है। तो देखो, जो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ना, वो एट अ डिस्टेंस लगता है। द फोर्स विच एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एट अ डिस्टेंस लगता है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो भी फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग जितना डिस्टेंस बढ़ाते चला जाएंगे, उतना मेरा ये वाला जो है, जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे उतना मेरा फोर्स जो है वो घटता चला जाएगा। और कैसे घटेगा? स्क्वायर वाइज में घटता चला जाएगा। क्लियर है? सोचो कि यहाँ पे जैसे पेन है, पेन के सामने पे अभी हम ये मैग्नेट लेके आए, तो अब ये पेन मेरा हल्का सा हिलने लगेगा। थोड़ा और सामने लेके आएंगे तो ये छट से ऐसे जाके चिपक जाएगा। बट अगर हम इसका दूसरा तरीका से लिया जाए कि अगर ये मैग्नेट है, पेन से मैग्नेट बहुत दूर होते जाएगा, तो फिर मैग्नेट में कोई मतलब इफेक्ट नहीं दिखेगा और ये एकदम रिलैक्स मोड में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका यही मतलब चलता है कि जो फोर्स जो मतलब जितना भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो डिस्टेंस से लगता है, और जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा उतना कम होते जाएगा उसका फोर्स। जैसे कि एक लास्ट एग्जांपल मैं तुम लोग को दे रहा हूं कि जैसे कि प्लूटो हम लोग का अर्थ का और हम लोग का सोलर मिल्की वे गैलेक्सी से एग्जिस्टिंग हो गया, मतलब कि गायब हो गया। तो उसका पीछे का रीजन क्या है कि वो बहुत ही उसका डिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि सन का जो रेडियस है या सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे वो बाहर निकल गया है। इसीलिए हम उसको बोल पाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि वो प्लैनेट डेड हो गया या फिर गायब हो गया है। क्लियर है गाइस? समझ में आया? सो गाइस, तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है कि तुम लोग को अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सो दैट आई विल गेट मोर मोटिवेटेड बाय योर लाइक्स। एंड डू कमेंट गाइस, जो भी कमेंट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स है, आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ के बोलो, सर मुझे ये सेक्शन नहीं समझ में आ रहा, वो सेक्शन नहीं समझ में आ रहा। आई एम डेफिनेटली रेडी टू हेल्प यू आउट गाइस। थैंक यू गाइस।